सो हाय गाइस, वेलकम टू दिस अनदर वीडियो। इस वीडियो में आज हम सीखेंगे कि एक सीवी किस तरीके से बनाया जाता है, क्या क्या सीवी के कंपोनेंट्स होते हैं और किस तरीके का सीवी एक्चुअली आपको हेल्प कर सकता है या फिर आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ा सकता है अब्रॉड में जब आप अप्लाई करो तो आपकी एक्सेप्टेंस आने में, आपके सेलेक्ट हो जाने में। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने अपना जब सीवी बनाया था तो मैंने बनाया था सिंपली एम एस वर्ड के अंदर। तो मैं एम एस वर्ड की मदद से आपको सिखाना चाह रहा हूँ। तो एम एस वर्ड में जैसे अगर आप इस मेरी स्क्रीन पे देखोगे इस समय, तो आप एम एस वर्ड को जब ओपन करोगे तो इस तरीके का पेज खुलता है जहाँ से आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले सकते हो और ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेके स्क्रैच से बना सकते हो, या फिर द इम्पोर्टेंट थिंग जो है वो यहाँ पर होते हैं टेम्पलेट्स। ठीक है, तो आप मोर टेम्पलेट्स में जाओ और मोर टेम्पलेट्स में जब आप क्लिक करोगे तो आप देखोगे कि यहाँ पर ये पूछेगा कि आपको किस के टेम्पलेट चाहिए, बिजनेस के टेम्पलेट चाहिए या फिर कार्ड्स के टेम्पलेट चाहिए, फ्लायर्स के चाहिए। तो आपको इसमें लिख देना है सीवी और सीवी लिख के सर्च मारना है। तो ये आपको ऑलरेडी कुछ कुछ टेम्पलेट्स दिखाई देगा स्क्रीन पे जो कि लोगों ने बनाए हैं जिस तरीके से। तो इनमें से आप कोई भी एक टेम्पलेट जो है सेलेक्ट करके आगे बढ़ सकते हो। अब रीज़न बिंग यहाँ पे स्टूडेंट सोचते हैं कि यार मैं ये बने बनाए टेम्पलेट ले लूँगा तो उसमें मेरा यूनिक क्या होगा। तो ऐसी बात नहीं है। एक्चुअल में टेम्पलेट इज़ जस्ट अ फॉर्मेट। फॉर्मेट का मतलब है कि आपको जो भी आप सीवी में दिखाना चाह रहे हो आप अच्छे से उसको किस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हो, उसके लिए टेम्पलेट ले रहे हैं अपन। बाकी क्या क्या कंटेंट है और कंटेंट क्या लिखना है वो होगा जो आपकी सीवी में यूनिकनेस ऐड करेगा, और वो होता है जो कि हमको सीखना होता है एक्चुअल में। तो फॉर एग्जांपल यहाँ से कोई भी टेम्पलेट लेके आप स्टार्ट कर सकते हो। तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ से कोई टेम्पलेट नहीं ले रहा क्योंकि मुझे आपको सीवी का बेसिक स्ट्रक्चर और कंपोनेंट सिखाना है कि क्या क्या होना चाहिए उसमें। तो मैं ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले लेता हूँ। तो ब्लैंक डॉक्यूमेंट में जब आप सीवी को लोगे तो इसमें अब हेडर होता है। तो अब हेडर में आपको क्या है कि जनरली सीवी को अपन को 2 पेज में रखना होता है। तो 2 पेज में रखने के लिए जो हेडर है वो दोनों पेजेस पे रहेगा। अब हेडर में आपको ऐसी चीज़ डालनी है जो कि दोनों पेजेस में रह सकती है। तो ये हो सकता है आपकी करंट ऑर्गेनाइजेशन का नाम हो सकता है, उसका लोगो हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप अभी जिस यूनिवर्सिटी में हो, जिस यूनिवर्सिटी से बैचलर्स मास्टर्स कर रहे हो, आप उसका नाम और उसका लोगो इसमें लगा सकते हो ताकि एक प्रोफेशनल फील ऐड होती है इससे सीवी में, है ना। और फिर उसके बाद में आपको अपना नाम लिखना होता है सबसे ऊपर यहाँ पर। ठीक है, तो जैसे मैं अपना नाम लिख देता हूँ और ये भी आप जो है आपको प्रोफेशनली लिखना है, मतलब एकदम ऐसे। तो इस नाम के आगे आप चाहो अपना सैल्यूटेशन ऐड कर सकते हो, मिस्टर हो गया, या जो भी लड़कियां हैं तो मिस लिख सकती है ना। तो ये ऐड कर दिया। और नाम के बाद में, अब नाम के बाद में जो सेकंड चीज़ आती है वो आती है कि आपकी करंट पोजीशन क्या है। करंट पोजीशन यानी जैसे प्रेजेंट में आप क्या हो, मतलब किस फील्ड में हो, क्या कर रखा है आपने, लास्ट जो आपकी पोजीशन रही है ऐसा। तो फॉर एग्जांपल पीएचडी के लिए जो लोग अप्लाई करते हैं जैसे वो होते हैं मास्टर्स में, और उन्होंने अपनी एमएस थीसिस के लिए कोई ना कोई लैब ज्वाइन की होती है, तो आप उस वाली लैब का लिख सकते हो। ठीक है, और अगर आपका ऐसा कोई सीन नहीं है कि भाई आप अभी कोई रिसर्च नहीं कर रहे, तो आपको क्या है कि अपना सिंपल डिपार्टमेंट लिख देना है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने जब अप्लाई किया था पीएचडी के लिए तो मैं डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल साइंसेस से था। तो लिख दो सिंपल डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल साइंसेस, आईसर, कोलकाता। तो ये हो गया कि भाई ये मैं यहाँ से बिलोंग करता हूँ, करंट पोजीशन। ठीक है, और इसको चाहो तो पूरा एक्सटेंड कर सकते हो। अगर अब्रॉड में अप्लाई करो तो बाकी पूरा एड्रेस दे सकते हो कि भाई वेस्ट बंगाल एंड ऑल, है ना। वेस्ट बंगाल हो गया, इंडिया, ऐसे। तो ये हो गया एक स्टाइल, बेसिक इन्फो आपके बारे में। फिर आता है आपका फ़ोन नंबर और ईमेल, यानी जिस पर्सन को आप सीवी दे रहे हो उसको आपको एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तो प्रोवाइड करना ही पड़ेगा ना। तो फ़ोन नंबर नहीं करो तो ईमेल दे देना चाहिए कि भाई ये हो गया मेरा ईमेल। तो फॉर एग्जांपल मैं अपना ईमेल लिख देता हूँ यहाँ पे। इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखना क्योंकि इस वीडियो में मैं जो आपको चीज़ सिखा रहा हूँ ना, जनरली पीपल, ये एक ऐसी चीज़ है कि लोग मतलब अपने पास रखते हैं, कॉन्फिडेंशियल रखते हैं, क्योंकि कंपटीशन में ऐड होती है ये। तो नॉट एवरीबॉडी वांट्स टू शेयर दिस नॉलेज। और हाउ डिड आई लर्न, मैंने बेसिकली सीखा है ये अपने आईसर कोलकाता में प्रोफेसर से कंसल्ट करके, अपने सीनियर्स से कंसल्ट करके, अपने खुद के सीवी को रिफाइन बनाते बनाते आई गॉट टू नो अबाउट दिस। तो मैं अब आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ ताकि आप लोग इसको यूज़ करके अपना सीवी बना सको। फिर आप लोग जब अप्लाई करोगे तो आपका सीवी भी क्या है कि इसी तरीके से हाईलाइट होगा उसमें बाकी लोगों के कंपेरेटिवली।
और फिर यहाँ पर अगर ईमेल के साथ साथ आपकी कोई वेबसाइट वगैरह है तो वो लिख सकते हो आप। फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट लिख दो जहाँ पर आपका इन्फो हो, है ना। जैसे आई सर कोलकाता में अगर अभी वो बैच ऑफ 2018 में जाके देखेंगे तो उनको मैं मिल जाऊँगा। तो इस तरीके से बेसिक आपको अपना इन्फो दे देना है इन द बिगिनिंग। अब उसके बाद में है ना, जो सबसे पहला सेक्शन आता है वो पीएचडी और पढ़ाई रिलेटेड पोजीशंस के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो ना, तो सबसे पहला सेक्शन आता है एजुकेशन। अब इस एजुकेशन के सेक्शन में आपको क्या करना है कि अपनी एजुकेशन के को डिस्क्राइब करना है। डिस्क्राइब इन द सेंस लेटेस्ट लेटेस्ट जो डिग्री है आपकी उससे लेकर पास्ट डिग्रीज तक आपको जाना है। पास्ट मतलब क्वालिफिकेशन तक जाना है, और आपको जाना है मतलब 2-3 पहले तक, क्योंकि आपको रिलेवेंट रखना है इसको। फॉर एग्जांपल जैसे मैं पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, तो उस समय मैं होऊंगा फाइनल ईयर में या फोर्थ ईयर में। तो फॉर एग्जांपल फाइनल ईयर मेरे केस में था 2018, तो मैंने लिख दिया 2018, मतलब 2018 में मैंने शुरू किया था और प्रेजेंट में वो उसी में हूँ मैं। तो 2018 से प्रेजेंट लिख कर और आप जो है अपनी डिग्री का नाम बता दोगे उसके बाद कि भाई डिग्री हो गई BSMS और आई सर कोलकाता, है ना। अब यहाँ पर इस चीज़ को आपको अच्छे से डिस्क्राइब करना है कि आप क्या कर रहे हो। तो आपने BSMS लिख दिया। अब BSMS क्या है? 5 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री प्रोग्राम है। तो 5 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री प्रोग्राम, ठीक है। उसके बाद में और आपका डिपार्टमेंट लिख दो कि भाई ये केमिकल साइंसेस डिपार्टमेंट है। ऊपर भी हम लिख चुके हैं, पर अब यहाँ पर एजुकेशन में हम स्पेसिफिकली लिख रहे हैं तो हमको क्या आएगी और लिखना चाहिए मतलब। और अब यहाँ पर ये चीज़ है ना, ऐसे एक लाइन में रहनी चाहिए। फॉर्मेटिंग आ गई देखो यहाँ पर, इस तरीके से क्या है कि आपको बनाना है। तो मैं एक सेक्शन आपको बना के दिखा रहा हूँ, फिर आपको बाकी सेक्शन में भी क्या है कि ये सेम फॉर्मेटिंग मेंटेन रखनी है। आईसर कोलकाता हो गया। अब इसके बाद में आप चाहो तो क्या है कि आईसर कोलकाता की वेबसाइट को यहाँ पर हाइपर लिंक बना के ऐड कर सकते हो कि भाई इस पर क्लिक करके लोग आईसर कोलकाता की वेबसाइट पे जा सकें जो आपका सीवी देख रहे हैं। और उसके बाद में आईसर कोलकाता रिलेटेड अगर कुछ अचीवमेंट है तो आप वो लिख सकते हो कि भाई रैंक 3rd है आईसर कोलकाता नेचर इंडेक्स में ऑल ओवर इंडिया। सो उससे क्या इंप्रेशन पड़ता है कि ये बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है ना, जो कि वो है। पर अब्रॉड वालों को थोड़ी पता है, तो उनको हमको बताना पड़ेगा। तो ये हमने लिख दिया। अब उसके बाद में फिर आप लिख दो अपना परफॉर्मेंस कि भाई अभी तक आपका जो CGPA चल रहा है वो CGPA आप यहाँ पर लिख दोगे कि भाई आपका करंट CGPA हो गया 8.5, या फिर आपका जो भी हो वो आपको यहाँ पे लिख देना है। और ये इसके साथ क्या है कि ये इन्फॉर्म पूरा हो जाता है, मतलब कि ये ऐसे एजुकेशन ऐड हो गई। अब सिमिलरली आपको दूसरी एजुकेशन ऐसे ऐड करनी है तो वो कि अब ये आपकी कॉलेज हो गई, तो कॉलेज से पहले जस्ट होता है हाई स्कूल। तो हाई स्कूल ऐड कर दो, 2017 हो गया। और उसके बाद में आपकी ये हो गई हायर सेकेंडरी एजुकेशन। हायर सेकेंडरी एजुकेशन, और इसमें 10+2 के बारे में बताएंगे अपन, अपना स्कूल का नाम और बोर्ड का नाम। और उसके बाद में फिर अपने परसेंटेज लिख देना है आपको, जो कि मैं अपने लिख देता हूँ ऐसे, जो भी आपको एग्रीगेट परसेंटेज आए। और उस रिलेटेड अगर कोई अचीवमेंट है आपका तो वो आप लिख सकते हो कि भाई ये अचीवमेंट है, जस्ट टू हाईलाइट दैट कि भाई मतलब आपका सिर्फ CV जब बाकी लोगों के कंपेरेटिवली देखेंगे तो आपका CV क्या है कि अलग से हाईलाइट होना चाहिए। तो इसलिए आप ऐसी चीज़ें लिख सकते हो, मतलब अगर आपके में है तो। और नहीं है तो डजेंट मैटर एक्चुअली, रियली, है ना। इतना वो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब बढ़ते हैं हम आगे। तो आगे बढ़ने के बाद में ये एजुकेशन का सेक्शन के बाद में जो अगला सेक्शन आता है ना, वो होता है, अब PhD पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो ये सेक्शन होगा रिसर्च एरिया ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। रिसर्च एरिया ऑफ इंटरेस्ट। और इसमें फिर क्या है कि आपको 3-4 लाइनें लिखने। 3-4 लाइनों में क्या है कि एक्सप्लेन करना है कि भाई आपको किस फील्ड में इंटरेस्ट है और क्यों आप मतलब उस फील्ड में, मतलब क्यों नहीं लिखना, सिर्फ किस में लिखना है यही लिखना है। मतलब जैसे जो भी आपकी रिसर्च फील्ड हो उसके बारे में 2-3 लाइन लिखनी है कि मुझे इस फील्ड में इंटरेस्ट है, बस। और ये क्या होगा कि ये डायनेमिक होगा कि भाई अब आप जिस लैब में आप अप्लाई कर रहे हो ना, तो वो जिस जिस चीज़ में वो लोग काम करते हैं उनसे मिलता जुलता होना चाहिए ये वाला सेक्शन।
अदरवाइज फॉर एग्जांपल इमेजिन करो कि आपने किसी लैब में अप्लाई कर दिया और आपने रिसर्च एरिया ऑफ इंटरेस्ट लिखा जिनका उससे कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है, तो आपका CBSE क्या है, मतलब आपका CV जो है वो इरिलेवेंट हो जाएगा उस केस में। तो इस ये वाला सेक्शन हमेशा डायनेमिक रहेगा, मतलब कि बदलता रहेगा। फिर इस सेक्शन के बाद में आता है अगला सेक्शन जो कि है एक्सपीरियंस, क्योंकि आप अब जिस पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं ना उस पोजीशन रिलेटेड एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो मेरे केस में आप अगर अप्लाई कर, जैसे मैंने जब बनाया था तो मैं PhD के लिए अप्लाई कर रहा था, तो मेरा होगा साइंटिफिक रिसर्च एक्सपीरियंस। साइंटिफिक रिसर्च एक्सपीरियंस, तो साइंटिफिक रिसर्च एक्सपीरियंस में अब फिर से आपको क्या है कि लेटेस्ट प्रेजेंट एक्सपीरियंस से लेकर पीछे जाते जाते अपने पास्ट में जितने भी आपके रिसर्च के एक्सपीरियंस है या फिर जितने भी आपके जॉब के एक्सपीरियंस है, फॉर एग्जांपल कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहा है तो आपने जो जो प्रोजेक्ट किए हैं उनके बारे में आपको लिखना है लाइन से। लिखने का तरीका सिंपल है कि लास्ट प्रोजेक्ट कब स्टार्ट हुआ था, तो जैसे मान लो 2022 में एक प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ और आप अभी तक प्रेजेंट में उसी प्रोजेक्ट में हो और उसके बारे में आपको लिखना है। तो सबसे पहले आपको प्रोजेक्ट का नाम लिख देना है, प्रोजेक्ट नेम या फिर प्रोजेक्ट टाइटल जो भी हो गया। उसके बाद में ऑर्गेनाइजेशन नेम, किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ ये प्रोजेक्ट चल रहा है आपका वो। और उसके बाद में जैसे PhD प्रोजेक्ट हुआ तो मतलब रिसर्च प्रोजेक्ट हुआ तो कोई सुपरवाइज़र होगा, वरना कोई ऐसा अगर मेन आदमी है जिसके साथ आप काम कर रहे हो, कोई फेमस आदमी हो या फिर ऐसा, उसका नाम अगर आप यहाँ पे लिख सकते हो और उसके ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी लिख सकते हो कि भाई वो बंदा किस ऑर्गेनाइजेशन से है। अगर सेम ऑर्गेनाइजेशन से है तो नाम लिखने की जरूरत नहीं है, पर कई बार कोलाब्रेशंस होते हैं, तो अगर वो बंदा किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से है तो ब्रैकेट में आप उसका ऑर्गेनाइजेशन का नाम और उसका पोजीशन लिख सकते हो। एक्चुअल में पोजीशन में बताता हूँ, देखो आपको कैसे, एक सेकेंड। तो ये चीज़ आएगी ब्रैकेट में, आपको उस इंसान की पोजीशन लिखनी है कि भाई वो प्रोफेसर है, सीनियर साइंटिस्ट है या फिर वो डायरेक्टर है, मैनेजर है, क्या है, और उसका ऑर्गेनाइजेशन नाम लिख के छोड़ देना है। तो ऐसे करके आपको क्या है कि एक एक करके अपने सारे एक्सपेरिमेंट्स जो है वो ऐड कर देने, मतलब सारे सॉरी एक्सपीरियंस ऐड कर देने। उसके बाद में अगला सेक्शन जो आएगा वो अगला सेक्शन आएगा टीचिंग एक्सपीरियंस का, क्योंकि मतलब जैसे PhD जॉब प्रोफाइल पे डिपेंड करता है ये। तो PhD में दो तरह की चीज़ें करनी होती है आपको, एक होती है रिसर्च और एक होती है टीचिंग। तो अगर दोनों से रिलेटेड आप अगर एक्सपीरियंस दिखाओगे तो आपका CV जो है इम्पैक्टफुल बन जाएगा, बिकॉज आपको आगे जाके ये चीज़ें करनी है और आपको पहले से एक्सपीरियंस है, तो आप क्या है कि मतलब बेटर कैंडिडेट हो फॉर श्योर। तो इस टीचिंग एक्सपीरियंस में आपने जो जो पढ़ाया है, जहाँ जहाँ पढ़ाया है, टीएशिप वगैरह कुछ, आप कॉलेज में टीचिंग असिस्टेंट बने या आपने कभी खुद से, जैसे मैं कोचिंग पढ़ाता था तो वो आपने वहाँ पर कभी कुछ पढ़ाया है ना। तो जैसे फॉर एग्जांपल कॉलेज में कोई टीए है प्रेजेंट में, तो आपको ये लिख देना है सिंपल कि टीचिंग असिस्टेंट, कोर्स का नाम है ना, और ऑर्गेनाइजेशन का नाम। और यहाँ पर क्या है कि इस चीज़ में मैं एक आपको इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ कि यहाँ पर थोड़ी डिटेल्स भी आएगी, मतलब जैसे साइंटिफिक रिसर्च एक्सपीरियंस में आपने जो प्रोजेक्ट किया ना, तो इस प्रोजेक्ट में आपने क्या क्या चीज़ें करी है उसके रिलेटेड आपको क्या है कि एक दो पॉइंट लिखना है, मतलब ब्रीफली अपना वर्क डिस्क्राइब करना है कि भाई ये करा है मैंने, है ना। जैसे डेवलप किया कोई मटेरियल तो लिखता है कि भाई डेवलप दिस मटेरियल, है ना, डेवलप्ड पर्टिकुलर मटेरियल एंड आपने कोई स्किल सीखी, तो ऐसा उसके बारे में आपने उनको ऐसा लिखना है कि भाई कोई स्किल है जो आपने यूज़ करी। तो फॉर एग्जांपल कोई पर्टिकुलर टेक्निक हो गई, जैसे इलेक्ट्रोस्पिनिंग हो गई, तो इलेक्ट्रोस्पिनिंग प्रैक्टिस करी तो आपको लिख देना है कि भाई इलेक्ट्रोस्पिनिंग यूज़ करा या फिर यूजिंग इलेक्ट्रोस्पिनिंग मेथड्स, ऐसा। तो थोड़ा सा आपको डिस्क्राइब करना है कि आपने क्या सीखा, जस्ट टू गिव एन आइडिया टू द रीडर कि भाई आपने इस प्रोजेक्ट में क्या क्या सीखा और क्या क्या मतलब एक्सपीरियंस मिला आपको। एक ब्रीफ 2-3 पॉइंट से ज़्यादा नहीं लिखने, 2-3 पॉइंट लिखने हैं, 2-3 पॉइंट में क्या मतलब आप एक्सप्लेन कर सकते हो, ओवरव्यू देना है 2-3 पॉइंट्स के अंदर। और सिमिलरली टीचिंग एक्सपीरियंस में अगर ऐसा पॉइंट हो तो लिख दो, और नहीं हो तो टीचिंग एक्सपीरियंस में उतनी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टीचिंग एक्सपीरियंस में मतलब पढ़ाते हैं मोस्टली सबको पता होता है। और प्रोजेक्ट साइंटिफिक प्रोजेक्ट्स में क्या है कि मतलब या फिर कोई भी प्रोजेक्ट हो, पीपल हैव नो सच आइडिया कि भाई आपका प्रोजेक्ट किस टुवर्ड्स सेंटर्ड है और आपको क्या क्या सीखने को मिला उस प्रोजेक्ट से, है ना। तो अब टीचिंग एक्सपीरियंस के बाद में अगला सेक्शन आता है यहाँ पर साइंस के लोगों के लिए,
मतलब आप जब पीएचडी के लिए अप्लाई करो तो आता है कॉन्फ्रेंसेस, ठीक है, पोस्टर्स और पब्लिकेशंस। तो इन चीज़ों में क्या है कि आपको अब बताना है कि आपने कब कब कोई किसी कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया। तो फॉर्मेट वही रहेगा कि भाई आपको लिख देना है अपना ईयर का नाम और अपना पोस्टर टाइटल और कॉन्फ्रेंस नेम, ऐसा, ठीक है। सिमिलरली कोई पब्लिकेशन आपका आया तो पब्लिकेशन लिख देना है। तो यहाँ पर आ जाएगा पब्लिकेशन टाइटल और बस पब्लिकेशन टाइटल आपको लिख देना है। यहाँ पे जर्नल नेम वगैरह, जर्नल जर्नल का नाम, मतलब जिसमें आपका पब्लिकेशन छपा। तो इस तरीके से अगर अचीवमेंट्स हैं तो वो आपको लिख देनी है। अब इस सेक्शन के बाद में अगला सेक्शन आता है कि कोई ऐसी स्पेसिफिक क्वालिटी हो, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल करंटली जैसे पीएचडी में जब अप्लाई करते हैं तो व्हाट दे लुक फॉर दैट एंटरप्रेन्योरशिप जैसी कोई क्वालिटी हो गई आपकी, आपने खुद ने कोई कंपनी बना ली, है ना। तो वैसा अगर आप कुछ करते हो साइंटिफिक रिलेटेड है तो वो एक सेक्शन आ सकता है यहाँ पर अगर वैसा कुछ नहीं है तो उसके बाद में अदर जो सेक्शन आता है ना वो आता है एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज़ का, ठीक है। अब एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज़ में क्या होता है कि आपको ये बताना है कि जब ऐसा कोई कि भाई आपने कोई पोजीशन ली क्या कभी, है ना। तो जैसे मान लो 2021 से लेकर 2023 तक अगर आपके पास कोई रोल था तो वो रोल आप क्या है कि यहाँ पे लिख सकते हो। अब होगा इससे क्या कि पीएचडी में सिर्फ आपको रिसर्च ही नहीं करनी है और मतलब सिर्फ रिसर्च और टीचिंग ही नहीं करनी, पर आपको एक टीम में भी काम करना है। तो ये चीज़ है ना कि भाई आपने एक्स्ट्रा कैरिकुलर में कभी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन कोई इवेंट ऑर्गेनाइज किया हो या फिर कभी कोई ऐसी लीडरशिप पोजीशन पे काम किया हो, है ना। तो ये चीज़ क्या है कि इंश्योर करती है कि आप में वो स्किल्स हैं कि भाई आप टीम के साथ काम कर सकते हो। तो ये एक और इम्प्रेशन ऐड करती है। तो अब आप ओवरऑल जो रीडर होगा ना उसको पता चल जाएगा कि यार ओवरऑल ये कैंडिडेट है ऑलमोस्ट परफेक्ट ही है, ठीक है, इसके पास सारी स्किल्स है। अब किसी दूसरे की सीवी में अगर ये सेक्शन मिसिंग और बहुत हल्के है ना तो वहाँ पे उस बंदे को एडवांटेज नहीं मिलेगा और जो मतलब अप्लीकेशन है वो रिजेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी हो जाती है। अब उसके बाद में अगला सेक्शन आता है अपना स्किल्स का। तो ये स्किल्स आपके जॉब के रिलेटेड होगी। जैसे कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है तो उसकी अलग स्किल्स होगी, कोई साइंटिस्ट पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहा है तो उसके में साइंटिफिक स्किल्स होगी, साइंटिफिक स्किल्स हो गई या फिर प्रोफेशनल स्किल्स भी कह के लिख सकते हो। और इनमें आपको लिख देना है। ये वाला सेक्शन जो है ना ये सेक्शन भी डायनेमिक रहेगा, मतलब जिस जगह आप अप्लाई कर रहे हो जहाँ पर जो स्किल्स की ज़रूरत है वो स्किल्स आपको इस सेक्शन में लिख देनी है और जो स्किल्स आपके पास होनी भी चाहिए। तो फिर यहाँ पर आप जैसे स्पेक्ट्रोस्कोपी लिख दिया आपने, है ना, कि भाई साइंस में हो गया कि भाई मेरे को जो भी टेक्निक्स आपको आती है, स्पेक्ट्रोस्कोपी हो गया, कैरेक्टराइजेशन टेक्निक्स हो गई, कोई लैब में स्पेशल इंस्ट्रूमेंट है, कोई डिवाइस इंजीनियरिंग हो गई, ठीक है, ऐसा। फॉर एग्जांपल पाइथन हो गया, पाइथन अगर किसी को आती है तो ऐसे आप बुलेट पॉइंट्स बना के लिख सकते हो कि ये सब स्किल्स आपके पास है ना। एमएस ऑफिस हो गया, एमएस ऑफिस, ओरिजिन, जो भी मतलब रिलेवेंट स्किल्स आपके पास है तो ये वो इस सेक्शन में आ जाएगी। फिर अब उसके बाद में अगला सेक्शन जो है वो आएगा अगर अब्रॉड अप्लाई करोगे तो कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप एक नए इन्वायरमेंट में जाने वाले हो जहाँ पर लैंग्वेजेस अलग होगी। तो आपको सबसे पहले इंग्लिश लैंग्वेज आनी चाहिए। अब इंग्लिश लैंग्वेज अगर आपने ऐसे लिख दिया तो ऐसे आपके कहने से मानेंगे नहीं वो, इसका प्रूफ होना चाहिए साथ साथ। तो प्रूफ जैसे प्रूफ के लिए क्या है कि कोई एग्ज़ाम हो गया, टॉफेल हो गया, उसमें आपका स्कोर हो गया वो लिखना होगा आपको, है ना। या फिर इसके अलावा कोई ऐसा एग्ज़ाम हो गया जो आपको मतलब सर्टिफाई करता हो, है ना, तो वो एग्ज़ाम आपको लिख देना है ऐसे। तो इस तरीके से आप सामने वालों को क्या है कि यकीन दिला सकते हो कि आपको इंग्लिश जो है अच्छे से आती है तो आप कम्युनिकेट कर सकते हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब जो रीडर होगा वो अब्रॉड में वो क्या है कि वो समझेगा कि यार ये पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहा है, इसका रिसर्च इंटरेस्ट जो है इसने लिखा मेरे लैब से मैच खाता हुआ है, फिर इसके पास में रिसर्च एक्सपीरियंस भी है, इसके पास में टीचिंग एक्सपीरियंस भी है, फिर इसमें एक्स्ट्रा कैरिकुलर यानी टीम वर्क एक्सपीरियंस भी हो गया इसमें, और फिर इसमें कम्युनिकेशन स्किल्स भी है। तो धीरे धीरे आपका प्रोफाइल क्या है कि उसकी दिमाग में मतलब चमकने लगेगा
कि यार ये तो सही सही डायरेक्शन में है। पब्लिकेशंस हो गया, कॉन्फ्रेंसेस भी करी है इसने, ठीक है। फिर ये इतने में सीवी ख़त्म हो जाता है। पर आप लास्ट सेक्शन में अगर आप चाहो तो लास्ट सेक्शन में आपके पास अगर कोई सर्टिफिकेट्स एंड अवार्ड्स है ना, तो वो भी आप है ना यहाँ पे डाल सकते हो, जो कि आपके उस जॉब से रिलेवेंट होने चाहिए। ऐसे नहीं कि भाई किसी ने बचपन में यहाँ पे अगर ड्राइंग कंपटीशन में अवार्ड जीता तो वो ड्राइंग कंपटीशन का अवार्ड मैं यहाँ पे डाल दूंगा, ऐसी चीज़ें नहीं। आपने साइंस रिलेटेड अगर कोई अवार्ड अगर आपने कभी जीता हो तो आप उसमें लिख सकते हो। तो जैसे फॉर एग्जांपल किसी को यूनिवर्सिटी में गोल्ड मेडल लिखा है, मिला है, तो आप यहाँ पे लिख दो कि भाई गोल्ड मेडल और अपना यूनिवर्सिटी का नाम, ऐसा ऐसा अवार्ड्स हो गया। या किसी को कोई ग्रांट मिली है तो उस ग्रांट का नाम लिख दो रिसर्च में, है ना। कोई फेलोशिप अवार्ड मिला है तो वो फेलोशिप अवार्ड लिख दो। और वैसे अवार्ड किसी को कोई पोस्टर प्राइज़ मिल गया तो वो से अवार्ड भी लिख सकते हो आप, है ना। तो इस तरीके की चीज़ें आप इस सेक्शन में लिखोगे तो ये आपका सीवी ऑलमोस्ट कंप्लीट है। तो इस तरीके से क्या है कि आप ये सारे सेक्शंस आपके सीवी में मौजूद होने चाहिए। फिर आपका जो है 2 पेज का सीवी बनना चाहिए, 2 पेज से बड़ा नहीं होना चाहिए। और इस तरीके से सीवी रेडी है। अब इस सीवी रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट, कोई कमेंट या कोई कुछ सवाल पूछना हो तो फील फ्री टू राइट इन द कमेंट सेक्शन। और आने वाले वीडियो में मैं आपको क्या है कि अपना खुद का सीवी दिखाऊंगा, जो कि इसी फॉर्मेट पे बेस्ड है जो मैंने बनाया था। उसमें आपको और क्लैरिटी मिलेगी कि कैसे कैसे चीज़ें होती है। और इन फ्यूचर क्या है कि नेक्स्ट वीडियो में हम ये सीखेंगे कि अब सीवी के बाद में अगला कौन सा कंपोनेंट है जो कि इंपॉर्टेंट होता है अब्रॉड एप्लीकेशंस के लिए। सो स्टे ट्यून्ड। एंड यहाँ तक अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो ऑलरेडी नाउ यू नो हाउ टू मेक अ सीवी। और उसके बाद में आने वाले वीडियोस के लिए नोटिफिकेशन और सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि फिर अगर आपसे इस सीरीज़ में वीडियोस मिस हो जाते हैं तो अल्टीमेटली फिर क्या है कि फॉलो करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। सो दैट्स इम्पॉर्टेंट। सो दैट्स इट फॉर नाउ एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर, अपना अपना ध्यान रखो और इसी तरीके से प्रिपरेशन करते रहो। थैंक यू।